तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स को लाया क्यों गया? रिफॉर्म्स को लाने का मकसद एक ही था कि एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, स्टेगनेंट था, लो ग्रोथ पे था, रिलेशन भी अच्छे नहीं थे फार्मर्स के जो थे लैंडलॉर्ड्स। तो रिफॉर्म्स इसलिए लाए गए, प्रॉब्लम बहुत सारी थी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था रिफॉर्म्स। तो with a view to tackling the problems of Indian agriculture, the government has taken a series of reforms measures since independence. These reforms measures are popularly known as agrarian reform. गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए, देखो जर्नल रिफॉर्म भी थे एग्रीकल्चर रिफॉर्म के अंदर, लैंड रिफॉर्म, टेक्निकल रिफॉर्म, जर्नल रिफॉर्म, ये रिफॉर्म्स थे। इन सबको मिला के क्या बोला? एग्रेरियन रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म की, जिसको हमने नाम दिया न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी। हमारा एग्रीकल्चर कन्वेंशनल था, आउटलुक बहुत पुरानी, ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर करते, सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम करते थे, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, लैंड बहुत छोटा टुकड़ों में बटा हुआ था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कुछ नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए, तो हम लेके आए HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ऐसा प्रोग्राम लॉन्च हुआ, इन सीड्स को यूज करेंगे, बट दिक्कतें बहुत सारी इसके अंदर थी। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या रिफॉर्म्स है, क्वेश्चन बन सकता है टेक्निकल रिफॉर्म्स के ऊपर स्पेशल, तो क्या लिखेंगे आप? फॉलोइंग स्टेप्स हैज बीन टेकन by the government to upgrade the level of technology। इस बात पे ध्यान देना, upgrade the level of technology। इसके लिए गवर्नमेंट ने शुरू किया टेक्निकल रिफॉर्म। सबसे पहला यूज ऑफ HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमने लॉन्च किए। सिंस 1965 HYV सीड्स रिप्लेस द कन्वेंशनल वैरायटी ऑफ सीड्स जो यूज हुए वीट के लिए, बाजरा के लिए, राइस के लिए, मेज के लिए, ज्वार के लिए, कॉटन के लिए। लेकिन HYV सीड्स का फायदा इन सब क्रॉप्स में नहीं हुआ। सबसे बड़ा फायदा जो इन सीड्स का हुआ वो हुआ वीट और राइस के, तो उसमें रेवोल्यूशन आया था। तो हैव लेड टू सब्सटेंशियल राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। दिस ब्रेक थ्रू इज पॉपुलरली नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। हम पढ़ेंगे आगे ग्रीन रेवोल्यूशन डिटेल के अंदर, अभी सिर्फ बता रहे कि रेवोल्यूशन आया था। तो 1965 में हमने शुरू कर दिया सीड्स को यूज करना, और रेवोल्यूशन जो आया था ना वो 1966 में आया। 1966 से 1967 के बीच में रहा रेवोल्यूशन, इसको आप ध्यान रखें। तो HYV seeds is the first reform in technical reforms under agrarian reforms. Second reform is use of chemical fertilizer। इसका भी लॉजिक है, अगर आप या अगर कोई फार्मर HYV सीड यूज कर रहा है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज कर रहा है, तो वो मांगते हैं, उनमें नीड होती है अपने आप ही फर्टिलाइजर्स की, केमिकल फर्टिलाइजर्स की, इंसेक्टिसाइड्स की, पेस्टिसाइड्स की, बहुत ज्यादा पानी वो मांगते हैं। ये सीड्स होते ही ऐसे हैं, तो इसमें जरूरत थी, इसलिए साथ साथ पूरा पैकेज लॉन्च किया कि हम फर्टिलाइजर भी यूज करेंगे। तो केमिकल फर्टिलाइजर आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड टू एनहांस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फर्टिलाइजर आप डालेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। तो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड ओवर टाइम। 2015-16 की बात करें तो 267.5 लाख टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वर यूज्ड। अब हम आज बोलते हैं ना जितना केमिकल यूज करेंगे उतना बेकार है, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। भाई तब तो कुछ था ही नहीं, तुम न्यू अब आदत बन गई है, अब सब फार्मर इसे यूज करते हैं ऑलमोस्ट। तो आज फिर चाहते हैं कि वापस वैसी फार्मिंग पे आ जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। तो ऐसा होता है, एक टाइम तक होती है एक चीज, जितना केमिकल डालेंगे उतना बेकार ही होता है। बट हम तो बता रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी बिल्कुल थी नहीं, तो डालने चाहिए ना केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो वही चीज की। उसके बाद अब जितने ज्यादा आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे, HYV सीड यूज करोगे, इरिगेशन यूज करोगे, तो आपको वहां पर दिक्कतें आएंगी, जैसे कि इस चीज की डिसीजेज लग जाएंगी क्रॉप को। अब डिसीज जब लगती है क्रॉप को, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड के लिए होता है, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, पेस्टिसाइड्स ये सब लग जाते हैं, तो उसके लिए दवाइयां भी चाहिए, जिन्हें बोलते हैं इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड्स। तो उसको भी यूज किया गया, पूरा पैकेज लॉन्च किया। So steps have been initiated to protect crop against diseases and insects by using insecticides and pesticides। प्लांट की प्रोडक्शन के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी अडॉप्ट किया गवर्नमेंट ने HYV सीड्स के साथ साथ। ये सब क्या था? टेक्निकल रिफॉर्म। गवर्नमेंट ने मेजर्स ले लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अभी कुछ मेजर्स मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको जहां पे जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना होगा, वो आएगा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में, लैंड रिफॉर्म में। यहां हम बात करें टेक्नोलॉजी की सिर्फ,
टेक्निकल रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या था पता होना चाहिए आपको, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, समझ रहे हो। उसके अलावा साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, भाई कुछ साइंटिफिक मेथड्स होते हैं कि समय समय पर आप क्रॉप को बदलते रहो, है ना, मल्टी क्रॉपिंग करते रहो, क्रॉप रोटेशन करते रहो, सीड्स अलग अलग यूज करो। तो ये चीजें गवर्नमेंट ने की। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस के रिसर्च सेंटर्स भी खोले गए थे। तो स्ट्रेस हैज बीन लेड ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन। इसमें क्या क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, किस समय कौन सी क्रॉप होनी चाहिए, सॉइल की प्रिपरेशन करना, क्रॉप का रोटेशन होना चाहिए, सीड सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, फर्टिलाइजर का यूज कब ज्यादा करना है, कब कम करना है, कब नहीं करना है, सब प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए टाइम टू टाइम। तो इन दिस कनेक्शन इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज नहीं थी, बहुत बड़ी चीज थी। इसके लिए प्रैक्टिसेस चाहिए, रिसर्च सेंटर्स चाहिए, गवर्नमेंट ने खोले। तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट चाह रही थी, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन स्पीड अप करना चाह रही थी, एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाना चाह रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने सब कुछ किया बेटा। ये सब टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर लिखोगे आप, इंटरेस्टिंग है, समझ में आपको आ रहा होगा। उसके अलावा भाई HYV सीड्स आप ले आए, केमिकल आप ले आए, फर्टिलाइजर आप ले आए, प्रोग्राम शुरू कर दिया आपने, लेकिन आपके पास अगर मशीन्स नहीं है तो एग्रीकल्चर स्पीड अप कैसे होगा। अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब मशीन यूज करेंगे हर चीज के लिए। तो मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन एक नया रिफॉर्म था। तो सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन to spread the use of mechanized means of cultivation to enable the small farmer to buy agriculture machines. चीप क्रेडिट फैसिलिटी गवर्नमेंट ने ऑफर करी कि मशीन खरीदनी है, पैसे नहीं है तो हम लोन देंगे आपको कम इंटरेस्ट पे, आप मशीन लो, आपका एग्रीकल्चर फास्ट हो जाएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोली गई, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एजेंसीज खोली गई, रीजनल रूरल बैंक्स ओपन अप किए, कमर्शियल बैंक्स खोले गए, SBI आ गया था। In almost all states, agro industries corporation have been set up for this purpose. तो इतना कुछ गवर्नमेंट ने किया कि एग्रीकल्चर डेवलप हो जाए। और आज जो हम एग्रीकल्चर को डेवलप देख रहे हैं थोड़ा बहुत, तो इस वजह से ही देख रहे हैं, इन सब मेजर्स की वजह से ही देख रहे हैं। तो ये थे टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो टेक्निकल रिफॉर्म पे सेपरेट क्वेश्चन बन जाए तो 5 पॉइंट आपके पास है, आप आराम से लिख सकते हैं, आसान है, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हमारे पास होता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म जिसे हम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, मैंने हर बार देखा है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या फिर बोलते हैं इसको हम लैंड रिफॉर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस टॉपिक को मत छोड़ना। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ लिया था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि हमारे रिलेशन जमींदार से एक्सप्लॉटेटिव थे। जमींदारी सिस्टम शुरू करा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो अब तक चल रहा था इंडिया में, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी चल रहा था और आज तक भी कई जगह चलता है। तो इसको खत्म तो करना ही था ना। खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने शुरू किए लैंड रिफॉर्म्स। टिलर्स को लैंड के ऑनरशिप राइट्स दिलाने के लिए आए लैंड रिफॉर्म्स। जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए आए लैंड रिफॉर्म्स। समझ रहे हो, इस तरह की बातें लिखनी है इसमें। रेंट को रेगुलेट करने के लिए आए लैंड रिफॉर्म्स। फार्मर्स के पास छोटा लैंड है उनको बड़ा लैंड देने के लिए आए लैंड रिफॉर्म्स। जिनके पास सरप्लस लैंड है उस पर सीलिंग लगा दो। और लैंडलेस फार्मर्स को लैंड देने के लिए आए लैंड रिफॉर्म्स। ऐसे याद करो ना, बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहला लैंड रिफॉर्म है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। हमारा यानी फार्मर का रिलेशन गवर्नमेंट से सीधा हो, बीच में कोई ना आए, ऐसा होना चाहिए। तो इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं, बिटवीन द स्टेट यानी गवर्नमेंट एंड टिलर, पॉपुलरली नोन एज जमींदार्स, इनको खत्म करना था। ऑनरशिप राइट्स जो थे वो गवर्नमेंट को, सॉरी, जमींदार से मिलने चाहिए। किसको, एक्चुअल में जो टिलर्स जो कल्टीवेशन करते हैं उनको। तो दिस हैव बीन डन विद अ व्यू टू स्टॉपिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कल्टीवेटर बाय जमींदार्स। जमींदार्स के पास थे ऑनरशिप राइट्स, वो मिलने चाहिए किसको, टिलर्स को। तो ऑनरशिप राइट्स टिलर्स को दिलवाने के लिए गवर्नमेंट ने शुरू किया क्या, लैंड रिफॉर्म्स। उसमें पहला रिफॉर्म था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। मेरी बात समझ में आ गई बेटा आपको। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, आपको याद होगा कि जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, जिनके किराए पे, जिनके लैंड पे फार्मर्स काम करते थे किराए पे, उनको रेंट पे करना पड़ता था। और रेंट का अमाउंट इतना ज्यादा होता था कि फार्मर के पास 2 टाइम की मील मुश्किल से मिल पाती थी, बचा नहीं पाता था फार्मर, सबसिस्टेंस फार्मिंग मुश्किल से कर पाता था।
रेंट बहुत ज्यादा है, जितनी रेवेन्यू आ रही है सारा का सारा उसमें से रेंट दे दिया, 10% भी नहीं बचाया, सोचो क्या बचेगा फार्मर के पास। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लेके आई, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ रेंट। भैया 30 to 40% ऑफ रेवेन्यू आप रेंट चार्ज कर लो, उससे ऊपर नहीं चार्ज कर सकते। एटलीस्ट फार्मर को 60% दो, ऐसा करके कुछ रिफॉर्म लॉन्च कर सकती थी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने किया। टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम फार्मर्स कल्टिवेटर्स, गवर्नमेंट ने रेंट फिक्स कर दिया। देयर आर नॉट टू एक्सीड 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ क्रू। इससे ऊपर रेंट चार्ज नहीं करेगा कोई जमींदार, करेगा तो एक्शन लिया जाएगा। फार्मर को फायदा हुआ बहुत ज्यादा। ये था लैंड रिफॉर्म। उसके अलावा कंसोलिडेशन मतलब जोड़ देना। जिन फार्मर्स का लैंड फ्रेगमेंटेड है, मतलब कि जगह जगह पड़ा हुआ है छोटा छोटा लैंड, वो सारा लैंड गवर्नमेंट ने ले लिया, उसके बराबर एक बड़ा लैंड दे दिया। एग्रीकल्चर अच्छा हो पाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मशीन का यूज कर पाएगा फार्मर, रेवेन्यू बढ़ेगी फार्मर की, कॉस्ट कम आएगी फार्मर की फीडबैक। तो कंसोलिडेशन विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन, जो टुकड़ों में लैंड बटा हुआ है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए कि लैंड को क्या किया जाए, कंसोलिडेट। कंसोलिडेशन इज अ प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू फार्मर्स एट वन प्लेस, एक जगह पे लैंड दे देना, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ स्कैटर्ड होल्डिंग एट देयर हियर एंड देयर। जो अलग अलग जगह लैंड है वो ले लिया, एक जगह लैंड दे दिया। इट सेव द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, इंक्रीज द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। फार्मर को फायदा मिला। ये था लैंड रिफॉर्म्स। उसके अलावा जो बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास सरप्लस लैंड है, जिसपे फार्मिंग भी नहीं होती, कुछ पे होते कुछ पे नहीं होती, अब जिस एरिया पे फार्मिंग नहीं होती वो पड़ा हुआ है ना फालतू, उस पे गवर्नमेंट ने सीलिंग लगा दी, एक लिमिट फिक्स कर दी कि बड़े लैंडलॉर्ड के पास इतने एकड़ लैंड होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। एक्स्ट्रा लैंड जो है हम ले रहे हैं, हम लैंडलेस फार्मर को देंगे, बदले में आपको मुआवजा दे देंगे। वो सीलिंग कहते हैं उसको। विद अ व्यू टू प्रमोटिंग इक्वालिटी, सबके पास लैंड हो। भाई सबके पास बराबर लैंड तो नहीं हो सकता, पर एटलीस्ट ये तो हो सकता है ना कि लैंडलेस फार्मर को लैंड मिल जाए, गैप कम हो जाए रिच और पुअर में लैंड देके। तो इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड पे सीलिंग, जिनके पास सरप्लस लैंड है उस पे सीलिंग लगाई, एक लिमिट इंपोज कर दी। तो सीलिंग ऑन होल्डिंग इज द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग्स दैट इंडिविजुअल और फैमिली कैन ओन। द सरप्लस लैंड ओवर एंड अबव द लिमिट, लिमिट किसने फिक्स करी, गवर्नमेंट ने। उसके बाद जो भी लैंड है वो लैंड गवर्नमेंट रिज्यूम कर लेगी और किसको दे देगी, स्मॉल होल्डर्स को या फिर लैंडलेस लेबरर्स को, क्या कल्टिवेशन। एक बहुत अच्छा मेजर था गवर्नमेंट का, जिसे बोला गया लैंड रिफॉर्म। इसलिए एग्रीकल्चर को डेवलप करने, सब के सब फार्मर्स फार्मिंग कर पाए। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्म। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा आपको, जितने पॉइंट्स हैं बहुत आसान है। कोऑपरेटिव फार्मिंग, कुछ फार्मर जिनके पास लैंड नहीं है या छोटा लैंड, आपस में कुछ फार्मर्स मिलके फार्मिंग कर सकते हैं। जब फार्मर्स मिलके फार्मिंग करेंगे, बल्क प्रोडक्शन होगा, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम आएगी। उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, मिलके फार्मिंग करना, पूल अप करके अपने लैंड को। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज एनकरेज टू एनहांस बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल फार्मर्स। दे कैन बाय इनपुट एट लोअर प्राइस, इकट्ठी इनपुट खरीदेंगे सारे फार्मर मिलके, सस्ती आएंगी, बेचने जाएंगे मार्केट में, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, महंगा बिकेगा। इन सब के लिए शुरू किया कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसे बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स यानी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर आपने 5 रिफॉर्म पढ़ लिए बेटा। सबसे पहला अबॉलिशन ऑफ जमींदार्स, दूसरा रेगुलेशन ऑफ रेंट, तीसरा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, चौथा सीलिंग ऑन होल्डिंग्स और पांचवा कोऑपरेटिव। लैंड रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या था, सुनेंगे ध्यान से। द गवर्नमेंट pursued land reforms to achieve two basic objectives। सबसे पहला कि फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन जो है वो रुक जाए, वो सरप्लस कमा पाए, उनको ज्यादा पैसे मिल पाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए, और लैंड जो है उसको इसलिए लैंड रिफॉर्म लेके आए कि टू प्रमोट इक्वलिटी इन रूरल इकोनॉमी, सबके पास लैंड अवेलेबल। इस पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म। तो आप इसके ऑब्जेक्टिव यहां पे लिखे हुए हैं दो, एक तो एक्सप्लॉयटेशन स्टॉप करना और दूसरा इक्वलिटी इन रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करना, ये ऑब्जेक्टिव थे। और इन्वेस्टमेंट, वहां प्रोडक्टिविटी बड़े ऑब्जेक्टिव थे। इस पे क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक को छोड़े नहीं और बहुत बार पढ़े, ध्यान से पढ़े, पक्का क्वेश्चन बन सकता है। मैंने देखा इस पे क्वेश्चन बनता हुआ कई बार, तो इसको छोड़ना नहीं है। लैंड रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव क्या, लैंड रिफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो 12th क्लास हो चाहे आगे आप इंजीनियरिंग को पढ़े, हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है।